हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगेन वी आर हियर विद द न्यू क्वेश्चंस ऑफ जेई एडवांस। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर होने वाला है, आज के लेक्चर में हम जेई एडवांस में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आ रखे हैं, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो बच्चों, आप अपने पेन पेंसिल नोटबुक के साथ तैयार रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करिए। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो बच्चों, जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, उस पहले क्वेश्चन में मेरे को क्या बोला है? बोला है कि जो He+ जो आइन दे रखा है, उसमें ट्रांजिशन हो रहा है कहाँ से? उस ऑर्बिट से जिसकी रेडियस दे रखी है मेरे पास 105.8 पिकोमीटर टू द ऑर्बिट ऑफ रेडियस 26.45 पिकोमीटर। तो मुझे वेवलेंथ बतानी है इस ट्रांजिशन में, जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ बतानी है, ठीक है ना। तो बच्चों, मेरे पास मान के चलिए, मेरे पास एक ऑर्बिट मैंने पास ये मान ली, जिसको मैंने माना N2 नाम दे दिया, और एक ऑर्बिट थी मेरे पास N1, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि मेरे इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट के अंदर ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। अब इस ट्रांजिशन में मेरे को जो वेवलेंथ आएगी वो वेवलेंथ निकालनी है। और मेरे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मेरे पास दे रखा है कि रेडियस ऑफ N2 ऑर्बिट इक्वल्स टू कितनी दे रखी है मेरे पास? 105.8 पिकोमीटर दे रखी है बच्चों, ठीक है। और दे रखा है रेडियस ऑफ N1 ऑर्बिट जो होगी मेरे पास, उसकी रेडियस कितनी रखी है? 26.45 पिकोमीटर, ठीक है ना बच्चों। तो देखो बच्चों, nth ऑर्बिट में जो रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Rn इक्वल्स टू 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड पिकोमीटर, ठीक है बच्चों। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है ये निकालने का, ठीक है। nth ऑर्बिट के अंदर अगर जब मेरे को रेडियस निकालनी है तो उसका फॉर्मूला मेरे पास ये होता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। तो बच्चों, मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा ये वाली, और मैं यहाँ पर N2 और N1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो बच्चों, मैं यहाँ से निकालता हूँ। तो देखो, मैं पहले निकालूंगा 105.8 पिकोमीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 52.9 इंटू N² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब देखो, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? He+ साइन दे रखा है, तो इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 2 आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर 2 पुट कर दूंगा, यहाँ पर 2 पिकोमीटर, ठीक है। अब पिकोमीटर से देखो बच्चों, पिकोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बच्चों, यहाँ से मैं N2², अब देखो यहाँ से बच्चों मैं करूंगा तो ये यहाँ से कटेगा 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ से और ये 2 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 2 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से मेरे पास N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? यहाँ से N2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2। तो N2 की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आई बच्चों? N2 की वैल्यू निकल के आई मेरे पास 2 आई, ठीक है। अब देखो बच्चों, मेरे को निकालना है N1 की वैल्यू। तो यहाँ से अब वहां पर N1 की जो ऑर्बिट थी उसकी रेडियस कितनी दे रखी? 26.45 दे रखा था पिकोमीटर इक्व टू क्या हो जाएगा मेरे पास? 52.9 इंटू N1² अपॉन जेड। जेड तो सेम ही रहेगा बच्चों, 2, और पीको मीटर। अब देखो, पीको मीटर से बच्चों पीको मीटर कैंसिल आउट हो जाएगी यूनिट। अब देखो इसको बच्चों, ये अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊंगा तो यहाँ पर ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो N1² इक्वल टू क्या आ जाएगा? 26.45 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 52.9। तो यहाँ को इसको अगर जब मैं बच्चों सॉल्व करूंगा, तो बच्चों इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास N1 की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है ना बच्चों। तो ये बार मेरे पास आ गई 1। अब बच्चों, मेरे को वेवलेंथ बतानी है, ठीक है ना। अब मेरे को क्या बतानी है बच्चों? मेरे को बतानी है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का देखो बच्चों, मेरे को पता है रिडवर्क फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास। रिडवर्क फॉर्मूला जो होता है मेरे पास, रिडवर्क फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पर मैं, ठीक है। तो रिडवर्क फॉर्मूला क्या होता है? 1/लैम्डा इक्वल्स टू कितना होता है? R² अपॉन 1/N1² माइनस 1/N2²। बच्चों, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर मेरे को वैल्यू पुट करनी है, और मेरे पास क्या हो जाएगा? मेरे पास ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों देखो, यहाँ पर मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ। तो देखो, 1/लैम्डा इक्वल्स टू R, ठीक है। अब देखो, Z² कितना हो जाएगा? 2², ठीक है। और 1/N1 की वैल्यू कितनी थी? 1 थी, 1 माइनस 1 अपॉन, अब देखो N2 की वैल्यू कितनी थी मेरे पास? N2 की वैल्यू थी 2, उसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो बच्चों, ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ से मैं इसको और सॉल्व कर सकता हूँ फर्दर। तो 1/लैम्डा इक्वल्स टू आर। अब देखो, आर की वैल्यू अभी पुट मत करो बच्चों, मैं आपको लास्ट में इसका ट्रिक बताऊंगा कि आपको आर किस तरीके से पुट करना है, ठीक है ना बच्चों। तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 3/4 आ जाएगा बच्चों।
तो यहाँ इससे 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास लैम्डा कितना आया बच्चों, लैम्डा जो आएगा मेरे पास वो आएगा 1/3r। ठीक है ना। तो बच्चों देखो एक चीज याद रखना मेरे पास, ठीक है, जो एक चीज याद रखना, 1 जो आर की वैल्यू होती है ना, वो अप्रोक्सीमेट मैं मान के चलता हूँ कितना, 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये मान के चलता हूँ। तो यहाँ पर मैं पुट करूंगा इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा 912/3 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 304 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये मेरे पास वेवलेंथ आई। अब देखो बच्चों क्वेश्चन में मुझसे पूछा है नैनोमीटर के अंदर वेवलेंथ। ठीक है, तो नैनोमीटर के अंदर तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ। तो देखो बच्चों मेरे को पता है ना कि 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पुट करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻10 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब मेरे को एक चीज और पता है बच्चों की 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पर सीधा सीधा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करूंगा, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, अभी आ जाएगा ना मीटर। अब मैंने इसकी वैल्यू पुट करूंगा, तो यहाँ से मेरे पास सॉल्व करने के बाद 30.4 मेरे पास नैनोमीटर में आंसर आ जाएगा। और बच्चों अगर ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नियरेस्ट इंटीजर में अगर इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 नैनोमीटर मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो 30 नैनोमीटर मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सही है ना बच्चों। तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो बोल रहा है कि मान के चलिए हीलियम एटम है जो एब्जॉर्ब कर रहा है फोटोन, जिसकी वेवलेंथ दे रखी है 330 मेरे पास नैनोमीटर। ठीक है, और बोला है कि चेंज इन वेलोसिटी बतानी है हीलियम एटम की आफ्टर द फोटोन एब्जॉर्वेशन इज। तो जो गिवन क्या है मेरे पास दे रखी है, वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब फोटोन की वेवलेंथ दे रखी है मेरे पास। वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 330 नैनोमीटर। ठीक है, अब मुझसे पूछा है कि डेल्टा वी बताना है, चेंज इन वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी। यानी कि डेल्टा वी क्या हो जाएगा मेरे पास, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल हो जाएगा। बच्चों अब देखियो बच्चों, इनिशियली मेरे पास एटम रेस्ट पे होगा। एटम क्या होगा मेरे पास, रेस्ट पे होगा। तो वो तो मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास हो जाएगा ये वी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यानी कि जो डेल्टा वी बनेगा मेरे पास वो वी फाइनल की बराबर ही हो जाएगा। और वो इक्वल टू मैं इसको बी मान लेता हूँ। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों मान के चलिए, अब देखो आपको पता है बच्चों, डी ब्रॉय डी ब्रॉय हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने मैटर के पार्टिकल नेचर को उन्होंने वेव नेचर से रिलेट किया था। और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जो था लैम्डा इक्वल्स टू H/P। लैम्डा क्या है, वेव लेंथ। ठीक है, और ये क्या था, पी क्या था मेरे पास, लीनियर मोमेंटम। ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पर अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, यानी लैम्डा इक्वल्स टू H/P। अब बच्चों P की जगह मैं लग सकता हूँ, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ H/MB। अब मेरे को यहाँ से सिर्फ B की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है, B की वैल्यू। तो मैं B की टर्म में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, B इक्वल्स टू H/λm। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखो ये जो मैं M रखूंगा ना, ये रखूंगा मास ऑफ वन एटम, वन हीलियम एटम। ठीक है, ये रखूंगा मैं यहाँ पर। और बच्चों यहाँ पर मैं जो भी यूनिट रखूंगा वो सारी की सारी यूनिट मैं ऐसा यूनिट में रखूंगा। तो देखो बच्चों मेरे पास गिवन क्या है, वो दे रखा है कि मोलर मास ऑफ हीलियम, वो कितना देखा है, वो देखा है 4 × 10⁻³ kg/मोल। ठीक है, पर मोल दे रखा है। और बच्चों मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, मैं निकालूंगा यहाँ पे मास ऑफ वन हीलियम एटम। अब वो कैसे निकालूंगा, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा किससे, एवोगैड्रो नंबर से। यानी कि 4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 6 × 10⁻23, जो कि क्या था मेरे पास, ये मेरे पास एवोगैड्रो। वरना इसको इस तरीके से समझो बच्चों, अगर यहाँ पर ये स्टेप समझ नहीं आया तो मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास मोलर मास मोलर मास डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर।
ठीक है। एन ने क्या है यहाँ पर, ये है मेरे पास एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करता हूँ इसकी। तो मोलर मास कितना है, 4 × 10⁻³ ठीक है, डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो की वैल्यू क्या है, 6 × 10⁻23, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास ये आ जाएगा निकल के, ठीक है ना बच्चों, यहाँ से मेरे पास ये आ जाएगा निकल के। तो यहाँ पर बच्चों मैं बस इसकी वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, ठीक है। अब बस सिर्फ मेरे को वैल्यू पुट करनी है, लेकिन याद रखना वैल्यू जो मैं पुट करूंगा ना वो सारी की सारी ऐसा यूनिट में पुट करूंगा। तो v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6.6 × 10⁻³ जूल सेकंड। ये मैंने प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी। और मेरे पास लैम्डा कितना था, 330 × 10⁻⁹ मीटर आ जाएगा। इनटू मेरे पास मास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास 4 इंटू 10⁻³ और ये एन ए मेरे पास ऊपर चला जाएगा ना, तो ये आ जाएगा मेरे पास 6 × 10⁻23, ठीक है, ये आ जाएगा। और ये आ जाएगा मेरे पास केजी, ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करना है। देन अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने के बाद तो देखो बच्चों इसको मैं और सिंपल वे में लिखता हूँ, 6.6 इंटू 6 × 10⁻³ प्लस 23, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या करूँगा, 3.3 इंटू 4 इंटू 10⁻। अब देखो बच्चों यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूंगा तो 3.3 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा। और यहाँ पर करूंगा तो -10 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। तो और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब देखो बच्चों यहाँ पर देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, इससे ये 2 टाइम्स और ये चला जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगी जो ओवरऑल वैल्यू जो अब आएगी मेरे पास निकल के सिंपल वे में, वो कितनी आएगी मेरे पास, वो आएगी, इसको रफ कर देता हूँ बच्चों, वो आएगी मेरे पास v इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁻34 प्लस 23 प्लस के 10। अब देखो ये ऊपर जाके प्लस के 10 हो जाएगा, इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 × 10⁻⁻1 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों मेरे को देखो ये तो आ गई मेरे पास मीटर पर सेकेंड में। अब देखो क्वेश्चन में किसमें पूछ रखा है, क्वेश्चन में पूछ रखा है कि मेरे को वेलोसिटी निकालनी है, जो चेंज इन वेलोसिटी है वो किसमें निकालनी है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में निकालनी है। तो बच्चों मेरे को पता है कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। अब मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा तो v इक्वल टू 3 इंटू -10⁻⁻1 इंटू 100, यानी इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो v की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी निकल के, वो आ जाएगी 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक स्पिन को कंसीडर नहीं करूं और बोल रखा है कि जो डी जनरेसी दे रखी है मेरे पास, सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ एच एटम इज 9। और बोल रखा है कि जबकि मेरे को अब क्या करना है, मेरे को डी जनरेसी बतानी है सेकंड एक्साइटेड स्टेट की H माइनस के लिए, ठीक है ना। तो बच्चों देखो मेरे पास क्या दे रखा है, मेरे पास दे रखा है डी जनरेसी, डी जनरेसी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट जिसमें कि मेरे पास एन की वैल्यू कितनी होगी, वो 3 होगी, इक्वल्स टू दे रखा है मेरे पास कितना 9। ये होगा, ये किसके लिए रखा है, फॉर एच एटम के लिए। तो देखो बच्चों एक चीज याद रखना, फॉर एच एटम, ठीक है, फॉर एच एटम जो एनर्जी होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ किसके प्रोपोर्शनल होती है, होती है एन के प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर एन सेम रहेगा मेरे पास तो मेरे पास एनर्जी सेम रहेगी। तो मैं जो एच एटम के लिए अगर मैं लिखने जाता हूँ तो वो हो जाएगा मेरे पास 1s, ठीक है, और ये हो जाएगा 2s इक्वल्स टू 2p ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 3s इक्वल्स टू 3p इक्वल्स टू 3d। और ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 4s इक्वल्स टू 4p इक्वल्स टू 4d इक्वल्स टू 4f। ये होती है मेरे पास एनर्जी की मेरे पास ऑर्डर, ये होता है मेरे पास एनर्जी का ऑर्डर, एनर्जी लेवल ऑर्डर, ऑर्डर फॉर एच एटम के लिए, ठीक है। और एच एटम मेरे पास देखो बच्चों यहाँ क्या है, ये है मेरे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन
स्पेसी, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसी। ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, मुझसे पूछा है कि मेरे पास डीजनरेसी बतानी है। ठीक है, मेरे पास क्या बताना है, मेरे पास बताना है डीजनरेसी बतानी है सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ H माइनस आइन के लिए। ठीक है ना। तो बच्चों अब देखो मेरे पास जो H माइनस जो आइन होगा ना मेरे पास बच्चों, ये हो जाएगा मेरे पास अब मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसी, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसी। और जो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसी होती है उसके लिए जो एनर्जी होती है वो डार्टी बोसन होती है किसके, एन प्लस एल के। तो जो एनर्जी का जो ऑर्डर आएगा वो मेरे पास एन प्लस एल के सम के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पर जो मेरे पास एच एटम था उसकी एनर्जी सिर्फ वेरी कर रही थी किसके अकॉर्डिंग, वो कर रही थी कि एनर्जी डार्टी प्रोपोर्शनल टू एन, यानी सिर्फ और सिर्फ वो किस पर डिपेंड कर रही थी, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रही थी, वो एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड नहीं कर रही थी। जबकि मेरे पास जब मेरे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आती है, ठीक है, जो मेरे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आती है बच्चों निकल के, उसकी जो एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है एन प्लस एल के सम पे। ठीक है ना। तो ये एच प्लस आइन एक मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन जाएगा। तो इसके लिए मैं एनर्जी जो ऑर्डर लिखूंगा वो होगा 1s। ठीक है, फिर आ जाएगा 2s, फिर आएगा मेरे पास 2p, फिर आएगा मेरे पास 3s, और इस तरीके से ये चलता जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ये इस तरीके से चलता जाएगा। तो बच्चों मुझसे पूछा है कि इसकी डीजनरेसी बतानी है। ठीक है, एच प्लस आइन के लिए। ठीक है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की डीजनरेसी बतानी है। ठीक है ना बच्चों। तो ये मेरे पास ऑर्डर आया है एनर्जी लेवल का। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, ग्राउंड स्टेट हो जाएगी। ये मेरे पास क्या हो जाएगी, ग्राउंड स्टेट हो जाएगी। ये मेरे पास हो जाएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये मेरे पास हो जाएगी क्या, सेकंड एक्साइटेड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी बच्चों। तो यहाँ पर मुझसे इसी के सेकंड एक्साइटेड स्टेट की मेरे को डीजनरेसी पूछा है। अब देखो 2p में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं, 2p के अंदर मेरे पास होती है 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये हो जाती है मेरे पास 3 ऑर्बिटल, यानी कि px, py और pz। और तीनों की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। तो इसकी डीजनरेसी कितनी आ जाएगी बच्चों, जो डीजनरेसी पूछी है मुझसे। ठीक है ना। तो जो डीजनरेसी पूछी है मेरे पास सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ एच आइन की, वो कितनी आ जाएगी, 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसमें बोला है कि अगर मेरे पास एक एटम है और वो बोला है कि द टोटल नंबर ऑफ एटम हैविंग क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 4 और ml का मॉडुलस इक्वल्स टू 1 एंड ms इक्वल्स टू -1। तो मेरे को ये बताना है। तो देखो बच्चों, अगर मेरे पास n इक्वल्स टू मेरे पास अगर 4 दे रखा है, तो यहाँ पर कौन कौन से मेरे पास क्या बन सकती है, ठीक है, सब सेल बन सकती है मेरे पास। यहाँ पर बन सकती है मेरे पास 4s, वो बन सकती है मेरे पास 4p, और बन सकती है मेरे पास 4d, और बन सकती है मेरे पास 4f। ठीक है। तो बच्चों मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 4s में सिर्फ एक ही डब्बा होगा। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर एम एस की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर एम एस सॉरी एम एल की अगर वैल्यू मैं देखूँ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर एम एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम एल की वैल्यू इसके लिए 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं देखता हूँ 4p, तो 4p के लिए किस तरीके से लिखता हूँ, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स होती हैं। यहाँ पर मेरे पास मान के चलो एम एल इसका क्या हो जाएगा, इसका मान के चलो मैंने मान लिया -1, और इस वाले का मेरे पास एम एल कितना हो जाएगा, वो मान लिया मैंने 0, और इसका मान लिया एम एल इक्वस टू प्लस का 1। ठीक है ना बच्चों, ये हो जाएगा। अब बच्चों, अब 4d को किस तरीके से लिखूंगा, 4d मेरे पास इस तरीके से हो जाएगा। 4d में कितने ऑर्बिटल्स होती हैं, 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। तो 1 2 3 4, ठीक है, और मैंने 1 2 3 4 5 होगी ना, तो ये मेरे पास होगी 5। ठीक है। अब देखो इसका जो एम एल है मेरे पास, इसका मैंने एम एल मान लिया इक्वल्स टू -2। ठीक है, इसका जो एम एल हो जाएगा मेरे पास वो मान लिया मैंने -1। इसका एम एल कितना हो जाएगा इस ऑर्बिटल का, वो 0। इसका कितना हो जाएगा, एम एल इक्वल्स टू मेरे पास प्लस का 1, और इसका मैंने का मान लिया एम एल इक्वल्स टू प्लस का 2। ठीक है ना। देखो बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इस ऑर्बिटल का स्पेसिफिक यही मानते हैं, इसको आप कोई सा भी, आप किसी भी वो किस कोई भी नंबर दे सकते हो। इस ऑर्बिटल को मान के चलिए मैंने एम एल +2 दे दिया, वो भी ठीक है। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हो, वो तो मैंने इजी करने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। और बच्चों यहाँ पर मेरे पास 4f को कैसे लिखूंगा, 4f के अंदर मेरे पास कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं बच्चों, 4f के अंदर मेरे पास होती हैं 7 ऑर्बिटल्स। तो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो जाएंगे बच्चों। मैं इसको एक बार दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ अच्छी तरीके से, इसको मैं अच्छी तरीके से डिवाइड कर देता हूँ।
ठीक है। तो बच्चों मैं इसको अच्छी तरह से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगी 1। ठीक है, थोड़ा बच्चों मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, तो आप थोड़ा मेंटेन कर लेना बच्चों। तो देखो यहाँ पर मैं बनाता हूँ 7 ऑर्बिटल, तो 1 2 3 4 5 और यहीं 6। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों यहाँ पर मेरे पास ये ऑर्बिटल्स हो जाएंगी। तो इसका मैंने बच्चों इसको मैं ठीक से कर देता 4F के लिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना बच्चों, ये हो जाएगा। अब इसके लिए जो एम एल की वैल्यू है मेरे पास, वो मान के चला मैंने -3। इसके लिए एम एल की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, -2। इसके लिए एम एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। और इसके लिए कितनी हो जाएगी, एम एल की वैल्यू हो जाएगी 0। इसके लिए मैंने मान के चली एम एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, वो मान के चली मैंने +1। और इसके लिए मैंने क्या मान के चली, एम एल की वैल्यू +2। और इसके लिए मैंने एम एल की वैल्यू कितनी मान ली, मैंने मान ली +3। ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, मैं अगर यहाँ पर मान के चलो, मैं अगर इसमें इलेक्ट्रॉन भरता हूँ, मैंने सब में इलेक्ट्रॉन भर दिए। ठीक है, मैंने इसमें मान के चलिए मैंने सब में इलेक्ट्रॉन भर दिए 2 2। ठीक है, इसमें भी भर दिए, इसमें भी भर दिए, इसमें भी भर दिए, इसमें भी भर दिए, और इसमें भी भर दिए, और मैंने इसमें भी भर दिए, और इन सब में मैं भर देता हूँ 2 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना बच्चों, अब मैंने यहाँ पर 2 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मेरे को बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। अब देखो मेरे को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं जिनका क्वांटम नंबर n = 4 है। ठीक है, और एम एल का मॉडुलस =1 है। अब देखो बच्चों, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मेरे पास कि एम एल की वैल्यू मेरे पास -1 भी हो सकती है, और एम एल की वैल्यू +1 भी हो सकती है। और जो एम एस है मेरे पास, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर है, वो इक्वल टू कितना होना चाहिए, -1/2 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब देखो यहाँ पर एम एल = 0 दे रखा है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि एम एल या तो -1 होना चाहिए या +1 होना चाहिए। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन तो मैं गिनूंगा ही नहीं। अब देखो मेरे को, अब देखो n = 4 में मेरे पास अब आता है 4p। ठीक है, 4p आ गया। अब 4p में मेरे को कौन लेना है, वो लेना है जिसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए या +1। तो देखो -1 और +1 ये रहा। और उसमें भी मेरे को उस इलेक्ट्रॉन को लेना है जिसका स्पिन क्वांटम नंबर कितना, -1/2 है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, तो इसमें मेरे पास टोटल कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे मेरे पास। अब देखो सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर मेरे पास क्या रहना है, क्वांटम नंबर 4 होना चाहिए। तो देखो क्वांटम नंबर 4 है, और उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या तो -1 होना चाहिए या +1 होना चाहिए। तो देखो -1 और +1 यहाँ रहा। तो यहाँ पर और उसका मैग्नेटिक जो क्वांटम स्पिन जो नंबर होना चाहिए, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, -1/2। तो देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर भी मेरे पास कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो और यहाँ पर भी देखो बच्चों, मेरे पास सेम 2 इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएंगे अगर मैं कैलकुलेट करूंगा। तो मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे जिनका क्वांटम नंबर n = 4 है, और एम एल इक्व टू प्लस एम एल मॉडुलस ऑफ एम एल इक्व टू 1 दे रखा है, और स्पिन क्वांटम नंबर इक्व टू -1/2 दे रखा है। तो उसमें नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि द एटॉमिक मासेस ऑफ हीलियम एंड न्यून आर 4 एंड 20 AMU रिस्पेक्टिवली दे रखा है। अब हमसे पूछा है द वैल्यू ऑफ द, और दे रखा है द वैल्यू ऑफ द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ He गैस एट -73 डिग्री सेल्सियस इज m टाइम that of the de Broglie wavelength of neon at 727 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे m की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है द एटॉमिक मास, द एटॉमिक मास ऑफ मास ऑफ हीलियम इक्वल टू कितना देखा है, वो देखा है 4 AMU। ठीक है ना बच्चों। और मेरे पास दे रखा है द एटॉमिक मास, द एटॉमिक मास ऑफ न्यून कितना दे रखा है, वो दे रखा है मेरे पास 20 AMU। ठीक है, एटॉमिक मास में। अब बोला है कि जो डी ब्रॉय वेवलेंथ है मेरे पास किसकी, हीलियम की। ठीक है, और एट -73 डिग्री सेल्सियस पे
वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू एम टाइम्स डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ न्यून एट 727 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना बच्चों। तो मुझे बोल रहा है कि m की वैल्यू बतानी है कि ये m की वैल्यू क्या होगी, मुझे इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखो जैसा आपको पता है कि लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी होता है मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास किसने बताया था, ये बताया था मेरे पास डी ब्रॉय ने। ठीक है, ये बताया था मेरे पास डी ब्रॉय ने बताया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय हो जाएगा। डी ब्रॉय जो हाइपोथेसिस दी थी उनके अकॉर्डिंग था ये। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के यानी काइनेटिक एनर्जी यानी कि पी स्क्वायर अपॉन 2m इक्वल्स टू क्या होता है, होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर मैं मान के चलता हूँ, ठीक है, अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है फॉर मोनोएटॉमिक गैस के लिए, अब देखो बच्चों यहाँ पर हीलियम और जो नियोन है बोथ आर, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हीलियम एंड नियोन बोथ आर बोथ आर मोनोएटॉमिक मोनोएटॉमिक गैसेज हैं, मोनोएटॉमिक गैसेज हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो इक्वल टू कैसे निकाल सकता हूँ, वो निकाल सकता हूँ 3/2 के टी निकाल सकता हूँ। ठीक है, फॉर किसके लिए, मेरे पास हो जाएगा ये जब मैं निकालता हूँ फॉर वन एटम के लिए, फॉर वन एटम के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा फॉर वन एटम। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर एटम देख एक ही एटम का मास दे रखा है, तो यहाँ पर एटॉमिक मास दे रखा है हीलियम का 4 mu, यानी कि एक हीलियम एटम का मास दे रखा है 4 mu। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास। तो इसी तरीके से मैं अगर जब इसको अप्लाई करता हूँ, ठीक है, ये अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा वहां पर सीधे सीधे। तो अगर मैं लगाता हूँ लेमडा ऑफ एच ई इक्व टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एच अपॉन अंडर रूट, ठीक है, 2 इंटू मास ऑफ हीलियम एटम इंटू क्या हो जाएगा मेरे पास, इंटू क्या हो जाएगा 3/2 के टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देन मेरे पास क्या आ जाएगा लेमडा एच ई इक्व टू क्या हो जाएगा एच अपॉन अंडर रूट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3 यानी मास ऑफ हीलियम एटम इनटू क्या हो जाएगा के टी हो जाएगा। ये आ जाएगा निकल के। अब सेम मैं उसको अप्लाई कर सकता हूँ ना, सेम मैं इसको न्यून गैस के लिए लगा सकता हूँ। एच अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 मास ऑफ न्यून इनटू क्या हो जाएगा के टी 2 मान लेता हूँ इसको, T1 मान लेता हूँ इसको। ठीक है ना, और यहाँ पर अब क्या करता हूँ, अब मैं इसको सीधा सीधा इसको डिवाइड कर देता हूँ बच्चों। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने लिया लेमडा ऑफ एच ई इक्वस टू लेमडा ऑफ एन ई इक्वस टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, जो निकल के आएगा मेरे पास ये आएगा, यानी कि 3 इंटू मास ऑफ न्यून इंटू के इंटू क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 इंटू मास ऑफ हीलियम एटम इंटू के इंटू T1 हो जाएगा। तो बच्चों देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा मास ऑफ नियोन एटम इंटू T2 डिवाइडेड बाई मास ऑफ हीलियम एटम इंटू T1। अब देखो बच्चों मेरे पास T1 कितना था, मेरे पास T1 था मेरे पास जो मैंने हीलियम एटम के लिए माना -73 डिग्री सेल्सियस। अब मैं अगर इसको कैलविन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या कैलविन में कैसे आ जाएगा, वो आ जाएगा 20 यानी 200 कैलविन आ जाएगा। ये अगर मैं इसको T1 को अगर मैं कैलविन के अंदर लिखूंगा तो ये आ जाएगा इतना निकल गया। और T2 मेरे पास कितना देखा है, वो देखा है 727 डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं T2 को अगर मैं कैलविन में लिखूंगा तो 1000 कैलविन आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा। हमें पता है ना कि अगर मैं कैलविन में निकालता हूँ तो कैसे लिखता हूँ, वो लिखता हूँ 273 प्लस टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के अंदर, ये मेरे पास आ जाता है कैलविन में आ जाता है निकल के। ठीक है, अब बच्चों मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर और देखो बच्चों यही मेरे पास किसकी वैल्यू है, अगर मेरे पास ये अगर मैं इसको इधर ले जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ मेरे पास m आ जाएगा, यानी कि ये किसके बराबर है, ये मेरे पास है m के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास m की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं इसको लिखूंगा
ठीक है, इसको किस तरीके से लिखूंगा, यानी कि यही मेरे पास क्या आ जाएगा, एम इक्वल्स टू अंडर रूट। ठीक है, अब देखो जो मास है, एटॉमिक मास है, यानी मास ऑफ न्यून एटम का वो कितना दे रखा था, वो 20 दे रखा है, इंटू T2 कितना आया था मेरे पास, 1000 निकल के आया था, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा अब देखो मास ऑफ हीलियम एटम का कितना आ जाएगा, वो होता है 4 इंटू T1 कितना निकाला था हमने, T1 निकाला था हमने 200। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा इस तरीके से, और ये जाएगा मेरे पास कितना, यहाँ से 10 टाइम्स, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 100/4, 100/4 हो जाएगा, तो 100/4, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा इससे बच्चों, तो ये आ जाएगा √25, यानी कि मेरे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो मेरे पास यहाँ से m की वैल्यू निकल के आएगी बच्चों, वो आ जाएगी मेरे पास 5। तो m की वैल्यू कितनी आएगी 5, तो बच्चों मुझसे m की वैल्यू पूछी थी, और वो m की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 5, यानी कि 5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप बच्चों आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और इस लेक्चर में मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो बच्चों हम इसी तरीके से आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे इस टाइप के लेक्चर को, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें हेल्प मिल सके आपको। तो बच्चों आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।